जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्जामपुर एप्लीकेशन पे, एसएससी एग्जाम एग्जामपुर पर। और आप दोस्तों सभी लोग जानते हो, आप लोग मेरे साथ डेली सुबह करेक्ट 5 बजे एसएससी एग्जाम एग्जामपुर पे करंट अफेयर की दोस्तों डेली क्लास कवर करते हो, है ना। ऑन टाइम पर आप लोग पता होगा आप लोगों को दोस्तों। सुबह आप लोग मेरे साथ 5 बजे डेली अपने एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आप लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर की क्लास को कवर करते हो। और वहां पे हमने आपको दोस्तों 2 इशू बता दिए थे। और इशू कोई नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी जानते हो, अभी थोड़ी मेडिसिन के चक्कर में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने आपको आपसे 2 दिन मांग लिए थे। एक 17 तारीख का दिन और एक दोस्तों आपका 18 तारीख का दिन। ये 2 दिन लोग दोस्तों आप लोगों को याद रखने हैं। 17 और 18 तारीख को आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करोगे। डेली करंट अफेयर इसमें हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हम 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे अपनी मेडिसिन के लिए। तो 17 और 18 तारीख को याद रखना, कोई टॉपिक वगैरह या डीसी डेली करंट अफेयर वाली करंट अफेयर हम नहीं ले पाएंगे। ये क्लास हम 19 तारीख को ले लेंगे आकर, ठीक है। तो 17 और 18 तारीख की जो डेली वाली करंट अफेयर है, ये 19 को हम आपको कवर करा देंगे। 17 और 18 को आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो हमने जनवरी से आपका रिवीजन स्टार्ट किया है, तो वो दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी के साथ आज आपका फर्स्ट डे है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की शुरुआत दोस्तों आज के इस दिन से, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो चलते हैं आज के सेशन पे, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की और। क्लियर, चलिए। किस दिन दोस्तों प्रत्येक वर्ष शांति और साझा करने के लिए वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इन क्वेश्चंस को आप लोग, आई नो दैट कि आप लोग एक बार कर चुके हो, लेकिन आपका एग्जाम दोस्तों आपका 1 अगस्त से सीएचएसएल एमटीएस और बाकी डिफेंस लेवल के एग्जाम आपके स्टार्ट हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जनवरी 2023 से, ध्यान देना, जनवरी 2023 से आप लोगों को एक तरफ से करंट अफेयर पढ़ानी है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना पाओ, ठीक है। चलिए, तो किस दिन प्रत्येक वर्ष शांति और साझा करने के लिए वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है, वैश्विक परिवार दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है साल के प्रत्येक पहले दिन में। 1 जनवरी को दोस्तों हम लोग प्रत्येक वर्ष शांति साझा करने के लिए परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं। इसकी सर थीम क्या थी? तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा, हमने आपको थीम भी बताई थी। इसकी थीम अब की बार इसकी जो थी दोस्तों, वो थी आपकी फैमिलीज टुगेदर। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपको याद रखना है फैमिलीज टुगेदर। वर्ष 2023 की 1 जनवरी की, याद रखना दोस्तों, ग्लोबल डे ऑफ फैमिलीज की थीम थी 2023 में। क्लियर है सर? किसी को पता नहीं था? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। कल आपकी क्लास होगी? हाँ जी, कल भी मेरी क्लास हुई, क्लास डेली होगी, नो इश्यू। क्लास की परेशानी नहीं है, क्लास मेरी डेली होगी, क्लास में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। किस राज्य की पहली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा न्यू, जिसका नाम था दोस्तों जलाउगड़ी, का उद्घाटन हाल ही में किया गया? 2 स्थानों के बीच दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। हावड़ा आपको पता है दोस्तों कहां से रिलेटेड है। उसके बाद आपका कहां तक गई है? ये आपके न्यू जलापाड़ी तक गई है। तो कहां से कहां तक? तो याद रखना, ये आपके किस राज्य की है? ये आपकी दोस्तों याद रखना, पहली वंदे भारत जो है, ये आपके पश्चिम बंगाल की पहली दोस्तों वंदे भारत है। यहाँ पर याद रखना, कुल मिला के 4 वंदे भारत का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कि यहाँ पर भारत की 4 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ दोस्तों किया जाएगा। और आपको पता है दोस्तों, पूरे देश में प्रथम चरण में मोदी जी ने क्या कहा था कि पूरे देश में प्रथम चरण में 475 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए, जैसे अभी कोविड-19 में पहली किसान रेल के बारे में पूछता था, उसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दोस्तों कहां से कहां तक चली थी? भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से दोस्तों स्टार्ट हुई थी, जो आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक गई थी। भारत की जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन थी, वो भी नई दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, और वो याद रखना जम्मू कश्मीर वहां गई थी, मां वैष्णो देवी कटरा तक। भारत की तीसरी जो दोस्तों थी, वो याद रखना आपके मुंबई महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी, और याद रखना ये आपके गांधीनगर गुजरात तक गई थी। भारत की जो चौथी वंदे भारत ट्रेन थी दोस्तों, ये आपके दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, और कहां तक गई थी? याद रखना ये आपके ऊना तक गई थी। और सर ये ऊना कहां पड़ता है? ऊना आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने जलवायु अनुकूल आजीविका परियोजना का शुभारंभ किया?
भारत के अंदर पहली बार दोस्तों जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड किसी राज्य ने परियोजनाओं का दोस्तों शुभारंभ किया है और इसका नाम क्या रखा गया? जलवायु अनुकूल आजीविका। इसका मतलब यह है जो जलवायु परिवर्तन इत्यादि होता है इससे संबंधित कौन सी खेती की जा सकती है? जलवायु अनुकूल आजीविका। आजीविका का संबंध यहाँ पे उस खेती को करने से है जो खेती जलवायु में अनुकूल तरीके से हो सके। तो इस परियोजना का शुभारंभ भारत के किस राज्य ने किया? सर पंजाब ने, लद्दाख ने, उत्तराखंड ने या फिर आपके हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो देखो हमेशा याद रखना एकमात्र यहाँ पे राज्य ऐसा है उत्तराखंड जहां पर सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से संबंधित भूस्खलन इत्यादि देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन का आंसर भी आपका उत्तराखंड एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, याद रखना दोस्तों हैस्को प्रोजेक्ट, इसको इंग्लिश में हम लोग याद रखना हैस्को प्रोजेक्ट के नाम से जानेंगे। हैस्को प्रोजेक्ट एंड जलवायु अनुकूल आजीविका परियोजना लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड सीएम, और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री का सर नाम क्या है? तो याद रखना पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी? हाँ जी संदीप जी। हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 2 लाख प्राथमिक दुग्ध डेयरी खोलने का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 2 लाख दोस्तों प्राथमिक दुग्ध डेयरी, मतलब हमारे भारत के अंदर 2 लाख प्राथमिक दुग्ध डेयरी का उत्पादन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे हमारे भारत के अंदर क्या हो सके? दूध का उत्पादन और ज्यादा हो सके। तो भैया ये लक्ष्य सरकार ने किस वर्ष तक रख दिया है? किस वर्ष तक भारत इस मुकाम को हासिल कर लेगा? हमारा भारत याद रखना 2025 तक 25 तक क्या कर लेगा? इसको हासिल कर लेगा। अगर हम आपसे कह दें सर ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो भारत के गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री, जिनका नाम हो जाता है दोस्तों अमित शाह। तो ये घोषणा वर्तमान में आपके सहकारिता मंत्रालय के मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें से 2 राज्य प्रथम स्थान पर आएंगे, एक कर्नाटका आएगा और एक आपका दोस्तों गुजरात आएगा। हाल ही में किसने विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता? भारत ने दोस्तों पहली बार क्या जीता है? विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। तो इस रजत पदक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीता गया? कोनेरू हम्पी के द्वारा दोस्तों जीता गया। सर कहां पर इन्होंने रजत पदक जीता है? तो आपको याद रखना दोस्तों इन्होंने रजत का मतलब होता है ब्रॉन्ज, मतलब तीसरा मेडल। तो कहां पे जीता है? याद रखना आपके कजाकिस्तान के अंदर जीता है। अगर हम आपसे कहते हैं सर जी भारत के अंदर पहली बार इस मेडल को किसने जीता था? भारत के अंदर पहली बार इस मेडल को दोस्तों भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर ने 2006 में जीता था। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद। उन्होंने याद रखना दोस्तों कहां जीता था? तो याद रखना इन्होंने 2006 में इस ब्रिटिश चैंपियनशिप में प्रथम पदक जीता था। इतनी बात सबको समझ में आई? याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना का शुभारंभ किया? अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है नीलगिरी तहर, हमने आपको पढ़ाया था एक बार कि नीलगिरी तहर जो शब्द है वो किसी राज्य के राज्य पक्षी से है। तो नीलगिरी तहर किस राज्य का राज्य पक्षी है? आपको याद रखना है नीलगिरी जो तहर है दोस्तों वो आपके तमिलनाडु का राज्य पक्षी हो जाएगा। 7, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर नीति 2022 को मंजूरी दी है? सबसे पहले कॉपी में याद रखना, जब आपके पेपर में या कहीं भी आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत के अंदर सोलर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य, आपके पेपर में कहीं भी यह पूछ दिया जाए कि सोलर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो सोलर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य आपका गुजरात है। और दोबारा सौर नीति 2022 को किसने पारित किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दिल्ली के द्वारा। इस सौर नीति 2022 को किसने मंजूरी दी है? दिल्ली ने दोस्तों इसकी मंजूरी दी है। ये पहले यूनियन टेरिटरी हो जाएगी। और राज्यों में दोस्तों याद रखना स्टेट जब आपसे पूछ दिया जाए भारत का पहला राज्य तो आपको गुजरात अपना याद रखना है। ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल में बेंजामिन नेतन्याहू को निम्नलिखित में से किस देश में छठवीं बार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इन्होंने नफ्ताली बेनेट का दोस्तों स्थान लिया। और इनको शपथ ग्रहण किसने कराई? इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा। इजराइल के राष्ट्रपति का सर नाम क्या है? इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग जो है वो इजराइल के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट
को मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर बेंजामिन जो नेतन्याहू हैं वो वर्तमान में 6वीं बार, याद रखना, इजराइल के नए क्या बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बैकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से ऐसा कौन है दोस्तों जिसने बैकल बीच फेस्टिवल का भी हाल में शुभारंभ कर दिया है? बैकल बीच फेस्टिवल, नाम क्या है इसका? बैकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से दोस्तों किसने किया? तो बैकल बीच फेस्टिवल जो होता है वो आपके केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। ये उत्सव कब से कब तक? तो याद रखना ये उत्सव आपके 24 दिसंबर को स्टार्ट होता है। ये जो उत्सव है आपके 2 जनवरी तक चलता है, मतलब लास्ट साल, और ये नए साल के ऊपर ये जाके खत्म हो जाता है। वैसे 10 दिवसीय महोत्सव है, 10 दिवसीय महोत्सव है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफायर्स का खिताब जीतकर दोस्तों अपने नाम कर लिया? वर्तमान में किसने जीता है? तो याद रखना दोस्तों वर्तमान में आपके हरियाणा ने जीता है। मतलब कुल मिला के बात यह है, जब फाइनल मैच हुआ तो 2 यहाँ पर टीमें थी, एक आपकी टीम दोस्तों हरियाणा थी और एक टीम का नाम मध्य प्रदेश था। इसमें से विनर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। और मध्य प्रदेश किस स्थान पर चला गया? दूसरे स्थान पर दोस्तों चला गया। ये मैच हुआ कहां पे था? ये मैच याद रखना उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। इसी प्रकार से तीसरे स्थान पर सर जी कौन रहा है? तीसरे स्थान पर याद रखना आपका उड़ीसा रहा है, तीसरे पर उड़ीसा रहा है। और चौथे स्थान पर जो राज्य रहा है उसको आप लोग झारखंड के रूप में दोस्तों जानते हो, झारखंड के। तो सर दूसरे स्थान पर कौन है? पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे नंबर पे वो होता है जो हारा हुआ होता है फाइनल में, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर वो होता है जो सेमीफाइनल में जीता हुआ होता है, उड़ीसा। और चौथे नंबर पर वो होता है जो सेमीफाइनल में हारा हुआ होता है, मतलब आपका झारखंड। इस प्रकार से 4 स्टेट आप लोग याद रखोगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को अभियान निजात के लिए दोस्तों क्या मिला है? IACP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार दोस्तों याद रखना आपके USA से रिलेटेड है। यह पुरस्कार सर जी कहां से रिलेटेड है? यह पुरस्कार आपको याद रखना है USA से संबंधित आपका यह पुरस्कार है। बस आपको इतना बताना है कि वर्तमान में सर जी यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? बस आपको इतना बताना है कि वर्तमान में ये पुरस्कार निम्नलिखित में से दोस्तों किसको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? निजात अभियान के लिए पुरस्कार मिला। तो निजात अभियान के लिए यह पुरस्कार याद रखना आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ को भी हाल में दिया गया है। क्लियर है? याद रख पाओगे? छत्तीसगढ़ को भी हाल में। और यह पुरस्कार देता कौन है? तो याद रखना यह पुरस्कार आपके USA के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में दोस्तों एमप्लेट संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? संधि का नाम याद रखना दोस्तों, एमप्लेट संधि है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्या याद रखोगे दोस्तों? हमारे भारत ने यह समझौता आपके सऊदी अरब के साथ किया है। संधि का नाम दोस्तों एमप्लेट संधि है। इस पे टोटल अब कुल कितने देश हो गए जिनसे इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? कुल मिला के याद रखना दोस्तों 48 देश ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संधि किस प्रकार की है? ये संधि याद रखना दोस्तों अपराध इत्यादि को रोकने से संबंधित आपकी ये संधि बन जाती है, जो एक देश से दूसरे देश तक काम करती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? नेगोशिएशन फॉर साइनिंग ऑफ इंडिया सऊदी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म होता है एमप्लेट का। हाल ही में लक्ष्मी सिंह को किस राज्य में पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है? हाँ जी मेरे भाई, हम आपको दोबारा बता दें, ये जो क्लास चल रही है आपकी, हमने आपसे कहा था 17 और 18 जो तारीख होगी, उन तारीखों में आपको हम सेशंस जो देंगे लाइव नहीं होंगे, वो मेरे कह सकते हो रिकॉर्डेड होंगे। उसमें होगा क्या कि हम 2 दिन के लिए घर पे नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। और 2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए। 17 को यहाँ से जाना होगा, 18 को मेरी वापसी हो जाएगी। बस इसलिए मेडिसिन लेने जाना है, लास्ट मेडिसिन है, उसके बाद मेडिसिन का चक्कर खत्म हो जाएगा। वही सिर में इशू हो गया था, आपको पता होगा, उसकी लास्ट मेडिसिन है ये, इसलिए ठीक है। 17 को जाना है, 18 को वापस आना है। बस ये 2 दिन की परेशानी है। 17-18 करंट अफेयर हम आपको 19 में करवा देंगे आके। तो लक्ष्मी सिंह को किस राज्य में पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश याद रखना, उत्तर प्रदेश में नोएडा। और नोएडा कहां पर स्थित है? किस जिले के अंदर स्थित है? नोएडा याद रखना दोस्तों आपके गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा कहां पर स्थित है? याद रखना दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहली महिला लक्ष्मी सिंह बनी है पुलिस कमिश्नर। हाल ही में किस राज्य ने
पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। स्कूलों की बात की गई है पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख, और फातिमा शेख सर क्यों प्रसिद्ध है? फातिमा शेख वैसे हैं कौन? तो फातिमा शेख का दोस्तों नाम याद रखना, ये पहली मुस्लिम शिक्षक है। ये क्या बन जाती हैं? ये दोस्तों याद रखना, ये पहली मुस्लिम शिक्षक हैं। इन्हीं के सहायता से भारत के अंदर पहला दोस्तों इनकी सहायता से ज्योतिबा बाई फुले और सावित्री बाई, इन दोनों के साथ में हमारे भारत के अंदर पहला जो मुसलमान से रिलेटेड महिलाएं होती हैं और जो हिंदू महिलाएं इत्यादि होती है, इन सभी से संबंधित प्रथम यूनिवर्सिटी या कॉलेज का शुभारंभ इन्होंने 1916 में दोस्तों किया था। और कहां पर किया था आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके आंध्र प्रदेशों में सर्वप्रथम इनकी जो स्थापना की गई थी, और 1851 में स्कूल बनाया गया था, और 1913 में याद रखना पहला विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी का शुभारंभ दोस्तों किया था। ये समाज सुधारक भी थी और दोस्तों कॉलेज से भी रिलेटेड थी। तो इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एजुकेटर फातिमा शेख का नाम याद रखना। क्लियर हो गया? याद रख पाओगे? इन द ईयर 1848 फातिमा शेख एंड दोस्तों सावित्री फुले हैड सेट अप फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल इन इंडिया। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का शुभारंभ कहां पर हुआ है? जुआरी ब्रिज। तो याद रखना, जुआरी ब्रिज का शुभारंभ अगर आपसे नदी पूछ दी जाए तो नदी का नाम भी आपको जुआरी ही दोस्तों याद रखना है। नदी का अगर आपसे नाम पूछ दिया जाए तो भी जुआरी हो जाएगा। सर कहां पे जुआरी ब्रिज का शुभारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है, ये आपके गोवा के अंदर जुआरी ब्रिज का शुभारंभ किया गया। किस नेशनल हाईवे पे किया गया? तो नेशनल हाईवे गोवा में आपको 66 देखने को मिलता है। हमारे भारत के अंदर टोटल दोस्तों नेशनल हाईवे कितने हैं? हमारे भारत के अंदर कुल नेशनल हाईवे की संख्या 599 दोस्तों हो चुकी है। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से जब आपने ये केबल लेन वाला पुल पढ़ा मेरे साथ, तो कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा और याद रखो। अंजी खंड ब्रिज याद रखना, ये इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज हो जाएगा। जो ट्रेन चलेगी दोस्तों वो केबल से संबंधित चलेगी। तो भारत का पहला याद रखना केबल स्टेड रेल ब्रिज का शुभारंभ कहां किया गया? इस ब्रिज का नाम है अंजी खंड ब्रिज। इसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया, याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार से पूछ दिया जाए आपसे, वियतनाम ने शुभारंभ किया है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज, मतलब दुनिया का सबसे लंबा शीशे का ब्रिज जो केबल पर टंगा हुआ, जिसका नाम है दोस्तों याद रखना बाच लॉन्ग व्हाइट ड्रैगन ब्रिज। इसका शुभारंभ किस देश ने किया है? वियतनाम ने किया है। यह वियतनाम के अंदर स्थित है। केबल ब्रिज ओवर दोस्तों माचू रिवर। तो याद रखना माचू रिवर पर जब इलेक्शन वगैरह गुजरात में थे तब एक ब्रिज दोस्तों टूटा था, कोलैप्स हुआ था। कहां पर? गुजरात के अंदर। कहां पर, किस स्थान पर? तो याद रखना आपकी मोरबी शहर के पास में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, बिहार कम इंग्रेडेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम। भारत का सबसे लंबा जो दोस्तों रबर डैम है, इसको फाल्गु नदी पर बनाया गया। कहां पर बनाया गया? तो आपको आंसर याद रखना है सर जी, ये हमारे बिहार के अंदर बनाया गया है, ये भी याद रखो। किस मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब है हर व्यक्ति जो गांव का होगा वो उसकी आजीविका बेहतर तरीके से निश्चित होगी। आजीविका कोई ना कोई ऐसी आजीविका जिसपे वो निर्भर रह सकता है, अपना काम इत्यादि को संपूर्ण तरीके से आगे कर सकता है। तो याद रखना किस मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया है? उस मंत्रालय का नाम क्या है? ग्रामीण विकास दोस्तों मंत्रालय आपको याद रखना है। इसके सर वर्तमान में मिनिस्टर का नाम क्या है? तो मिनिस्टर का नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों, गिरिराज सिंह। मिनिस्टर का नाम क्या है? गिरिराज दोस्तों सिंह इनका नाम था। नेक्स्ट है 17, किस भारतीय शहर में पहली बार छात्रों के साथ सीआरपीएफ ने जश्न ए चिल्लई कलान फेस्टिवल का दोस्तों शुभारंभ किया है? जश्न ए चिल्लाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? जस्ट ए चिल्लाई फेस्टिवल तो आपको याद रखना है, ये आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया जाने वाला एक महोत्सव है। किस राज्य के शतरंज खिलाड़ी कौस्तभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर और राज्य के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये दोस्तों याद रखना पश्चिम बंगाल के ग्रैंड मास्टर हैं। जब बात ग्रैंड मास्टर्स की आती है तो भारत के कुल मिलाकर दोस्तों 81 ग्रैंड मास्टर हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर भारत के एक राज्य के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर 10 ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। और कौस्तभ चटर्जी याद रखना 10वें ग्रैंड मास्टर है वेस्ट बंगाल से। ये भी बात आपको इसी के साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट
हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का टाइटल है फॉल्स एलिज और पुस्तक का पूरा नाम फॉल्स एलिज इंडियाज महाराजा इन द एज ऑफ रवि वर्मा। तो इस पुस्तक को निम्नलिखित में से लिखा किसके द्वारा गया? रैने बाबा के द्वारा, साहिल सेठ के द्वारा दोस्तों नहीं लिखा गया, मनु एस पिल्लई के द्वारा या निर्मला जेम्स के द्वारा। इस पुस्तक को याद रखना दोस्तों, मनु एस पिल्लई के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक का नाम क्या था? फॉल्स एलिज इंडियाज महाराजा इन द एज ऑफ रवि वर्मा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व कैथोलिक चर्च के प्रमुख पूर्व पोप बेनेडिक्ट का किस वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया? बताइए, इनका भी हाल में निधन हुआ है। किस वर्ष की उम्र में इनका दोस्तों निधन हो गया है? किस वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया? नाम इनका क्या था? पोप बेनेडिक्ट इनका नाम था। ये कैथोलिक चर्च के दोस्तों पूर्व प्रमुख थे। इनका निधन हाल ही में दोस्तों याद रखना 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस दिन प्रत्येक वर्ष नेत्रहीन लोगों की सुलभता के लिए विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ब्रेल दिवस की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? ब्रेल दिवस की शुरुआत दोस्तों याद रखना आपके फ्रांस के एक व्यक्ति से होती है। उनका नाम था लुइस ब्रेल। तो इनका नाम दोस्तों इस दिवस का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा जिस दिवस को आप लोग दोस्तों लुइस ब्रेल के नाम से जानते हो। तो लुइस ब्रेल के लिए ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष आपको याद रखना दोस्तों, ये आपके 4 फरवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल जो व्यक्ति थे, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। ये फ्रांस के अंदर इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनकी दोस्तों दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में इनकी आंखें खराब हो गई। आंखें खराब होने के बाद में दोस्तों इन्होंने 1824 में एक ऐसा कीबोर्ड बना दिया जिस कीबोर्ड पर दोस्तों उंगली रखकर जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो क्या कर सकते हैं? अपने किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं। तो उस शब्द को इन्होंने दोस्तों पढ़ा। तो इस प्रकार से कीबोर्ड के जनक के रूप में जाना गया लुइस ब्रेल को। और इसको मान्यता याद रखना दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने माना और मानकर दोस्तों 2009 में पहली बार लुइस ब्रेल दिवस के रूप में घोषणा कर दी मनाने की। याद रखना आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है भैया। ये हो गया वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में 4 जनवरी को मनाया जाता है फ्रांस के तहत। क्लियर? किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित समिति ने नोटबंदी नीति को सही ठहराया है? आपको पता होगा दोस्तों, कुल मिला के नोटबंदी जो नीति हमारे संपूर्ण देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनाई, तो ये सही है या नहीं है, इसके लिए दोस्तों एक समिति का गठन किया गया जिस समिति में कुल मिला के दोस्तों 5 जज थे। उस समिति में 5 जज थे और 5 जजों की समिति ने क्या किया आपकी स्क्रीन पर है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता में, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला, जब 5 वहां पर जज थे और जब किसी भी प्रकार की कोई भी दोस्तों क्या बनती है COMMI जब किसी भी प्रकार की कोई कमेटी बनती है, कोई समिति बनती है, तो उस समिति का कोई अध्यक्ष भी होता है। तो जो 5 लोग होते हैं या जब समिति में जितने लोग होते हैं उसी में से कोई एक सदस्य होता है। इन 5 लोगों की समिति में दोस्तों एक सदस्य थे जिनका नाम था S.A. नजीर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोटबंदी जो थी, नोटबंदी नीति को सही ठहराने की समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष का नाम क्या था? पेपर में पूछेगा तो आपको आंसर पता होना चाहिए। S.A. नजीर उनका नाम था। अब यहाँ पर दोस्तों उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि नोटबंदी किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में, आपसे अध्यक्षता पूछी गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए दोस्तों, आपके S.A. नजीर के द्वारा। उसके बाद जब इस समिति को गठन कर दिया गया, इस समिति ने क्या पाया? इस समिति ने दोस्तों, इस समिति के 4 ऐसे लोग, एक का नाम दोस्तों B.R. गवई था, एक का नाम S.A. बोपन्ना था, एक का नाम S. अब्दुल नजीर था और एक का नाम B.P. राम सुब्रमण्यम था और एक का नाम B.V. नगरत्न था। तो आपको 100% क्वेश्चन याद कौन सा रखना है? याद रखना 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सर कौन कौन से? 4 ऐसे लोग जिन्होंने इस नीति को सही ठहराया, वो 4 लोग कौन कौन से थे? B.R. गवई, S.A. बोपन्ना और जो खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे S. अब्दुल नजीर और V.P. राम सुब्रमण्यम। इन चारों ने इस समिति को सही ठहराया, इस नीति को सही ठहराया।
लेकिन जो बीवी नगरत्न थे दोस्तों, उन्होंने मना कर दिया और ये कहा ये नीति सही ही नहीं है। लेकिन इनकी बात मानेगा कौन, क्योंकि 5 लोगों में से 4 लोगों का सपोर्ट है, 1 लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो ये बात इनकी सही मानी जाएगी। तो आंसर 4 वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस स्थान पर कपड़ा मंत्रालय के द्वारा साड़ी महोत्सव विरासत का आयोजन किया गया? साड़ी महोत्सव जिसका नाम दोस्तों विरासत है, विरासत का शुभारंभ याद रखना आपके दिल्ली के अंदर किया गया। विरासत अगर आपके एग्जाम में यह पूछ दिया जाए हमारे भारत के अंदर सर विरासत एक प्रकार का अभियान भी था, बिल्कुल था। तो विरासत अभियान का शुभारंभ भारत के किस राज्य ने किया था? तो आपको याद रखना है विरासत अभियान का शुभारंभ याद रखना आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों किया गया था, विरासत अभियान का शुभारंभ। यही आपसे पूछ दिया जाए कपड़ा मंत्रालय के बारे में, तो कपड़ा मंत्रालय के मिनिस्टर का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है दोस्तों पीयूष गोयल इनका नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर का नाम पीयूष गोयल आप लोग याद रखोगे। विरासत क्लियर। किस राज्य में चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए मिशन 929 का शुभारंभ किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दूर दराज के जो राज्य लाइक नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो बहुत कम मतदान हो पाता है, लोग जाते ही नहीं है। तो उन लोगों को दोस्तों उत्सुक बनाने के लिए, उन लोगों को दोस्तों मोटिवेट करने के लिए, और उनको मोटिवेट ये किया जाएगा कि कृपया सभी लोग मिलकर क्या किया कीजिए, चुनाव में मतदान किया कीजिए। तो उन लोगों को उत्सुक बनाने के लिए, उन लोगों के प्रति खुद की जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए मिशन 929 का शुभारंभ हुआ। तो इसका शुभारंभ नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद रखना आपके त्रिपुरा के अंदर किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए, किस राज्य ने साक्षरता के लिए भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया? एकमात्र राज्य याद रखना आपके केरल के द्वारा किया गया, और केरल के अंदर ही स्थित है, धर्मधाम इसका नाम है, धर्मधाम इसका नाम है। ये पहला दोस्तों केरल का निर्वाचन क्षेत्र बन जाएगा, पहला दोस्तों याद रखना लाइब्रेरी वाला निर्वाचन क्षेत्र भारत का पहला धर्मधाम केरला का हो जाएगा। कि ये देखो लिखा भी है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया फर्स्ट दोस्तों, ये कंप्लीट कंसिस्टेंसी बनी है, ठीक है। पुस्तकालय कांग्रेस बना है साक्षरता में। दूसरी बात याद रखना केरल का धर्मधाम लिखा हुआ है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों बन गया, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर कवर। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया, कोई एक शहर है, ठीक है, उस शहर में 108वीं दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। तो आपको बताना है किस शहर में इसका शुभारंभ किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए नागपुर में सर इसका शुभारंभ किया है। कब से कब तक इसका शुभारंभ हुआ था? याद रखना 3 तारीख से लेके दोस्तों 7 जनवरी तक इसका शुभारंभ 2023 में हुआ था। कहां पर हुआ था? आपके नागपुर में। नागपुर है कहां पर? नागपुर आपको आपके महाराष्ट्र में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बाय चांस आपसे यह पूछ दिया जाए कि सर जो नागपुर है, ये नागपुर वही है जहां पर नागपुर के अंदर प्रसिद्ध हल्दी नागपुरिया हल्दी पाई जाती है, जीआई टैग से रिलेटेड। दूसरी बात, ये वही नागपुर है जहां पे भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किया। याद रखना किसके द्वारा किया गया था ई रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ? तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो या दिमाग में रख सकते हो। ई रिसोर्स का शुभारंभ दोस्तों याद रखना, ई रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों किया गया था। सर भारत के 37वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है? शरद अरविंद बोबड़े इनका नाम था। जब इन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया था तो शरद अरविंद बोबड़े को महाराष्ट्र के तब गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, अभी भी हैं, तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने, याद रखना दोस्तों, आपके 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी दे दी थी। सर किसकी उपाधि दी थी? तो याद रखना डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि किसको दे दी है? याद रखना आपको शरद अरविंद बोबड़े को। भारत के अंदर 50वें चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो पहले 48वें का नाम याद रखते हो, 48वें जो थे उनका नाम था दोस्तों एन.वी. रमन्ना। भारत के 49वें चीफ जस्टिस का सर नाम क्या था? तो आपको याद रखना है यू ललित। भारत के 50वें चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो याद रखना डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को ईसीआई का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
किसके द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन, याद रखना मैथिली ठाकुर इनका नाम था, जो गायक कलाकार भी हैं, तो याद रखना मैथिली ठाकुर को चुनाव, बिहार के चुनाव आयोग ने क्या बना दिया, स्टेट आइकन के रूप में घोषित दोस्तों कर दिया था। और इन्हीं मैथिली ठाकुर को बिस्मिल्ला, याद रखना बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार भी दिया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की सहायता से किस स्थान पर दोस्तों सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, हाल में रक्षा मंत्रालय की सहायता से किस स्थान पर सियोम पुल का दोस्तों उद्घाटन किया गया है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सियोम पुल, याद रखना दोस्तों, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया, और ये बॉर्डर से रिलेटेड राज्य है, इसीलिए इसका शुभारंभ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों किया गया है। ये वही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना 67वां स्थापना दिवस दिल्ली और पुणे में मनाया हाल ही में 2023 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। तो वर्तमान में 7 मई को दोस्तों याद रखना, 7 मई 2023 में अपने स्थापना का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया, 67वां स्थापना दिवस मनाया। इसका सर मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, राजीव चौधरी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल इसके बनने जाते हैं। इसी प्रकार से आगे आ जाओ। हाल ही में दोस्तों सियाचिन, हाल ही में सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य दोस्तों। हाल ही में सियाचिन में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली प्रथम महिला का दोस्तों नाम क्या था, शिवा चौहान दोस्तों इनका नाम था। इन्होंने कितनी ऊंचाई पर ड्यूटी की है, वहां पे 15,000 दोस्तों 600 फीट ऊंचाई पर ड्यूटी करने के लिए पहुंची हैं शिवा चौहान। किसके द्वारा लिखी पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर, द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों पुस्तक है। इस पुस्तक को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इस पुस्तक को आपके काकी माधव राव के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम सर क्या है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। इस पुस्तक को काकी माधवन के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों 31। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्लियर, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 31। बताइए आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31, किस दिन प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में पक्षी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हमारे भारत के अंदर 5 जनवरी का डेट ही आपको याद रखनी है। 5 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के अंदर पक्षी दिवस के रूप में दोस्तों घोषित किया जाता है। इस वर्ष इसकी सर थीम क्या थी, अब की बार इसकी जो थीम थी वो आपको याद रखना है, लाइट पॉल्यूशन, POLLUTION, ठीक है, लाइट पॉल्यूशन वर्ष 2022 की थीम थी। आपको ये बात याद रखनी है। इतनी बात आप सभी को दोस्तों समझ में आई, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम आपसे ये कह दें इसकी सर शुरुआत वैसे होती कब है, इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है। और प्रवासी पक्षियों के लिए यह दिवस कब मनाया जाता है, अभी कल ही हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, कल सुबह पढ़ाया था। 13 मई को यह दिवस आपको मनाया जाता है। विश्व स्तर पर यह दिवस 1979 से यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर, किस राज्य में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ किया गया। इस जम्बूरी का शुभारंभ याद रखना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। कहां पर सर इसका शुभारंभ किया था, तो आपको याद रखना है राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान की जयपुर पिंक सिटी ऑफ इंडिया है ना। और इस पिंक सिटी को 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। हाल ही में एनटीपीसी ने पीएनजी नेटवर्क में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ कहां किया गया, किया किसने है, एनटीपीसी के द्वारा। किस स्थान पर इसका शुभारंभ किया गया, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका शुभारंभ आपके गुजरात के अंदर किया गया है। ठीक है, गुजरात आंसर आपको याद रखना है। अब यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी आ जाए और हालांकि वो कंपनी महारत्न हो, तब आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को होती है। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय
याद रखना है आपको दोस्तों, दिल्ली के अंदर स्थित है। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी जिसको महारत्न का दर्जा 2010 में दिया गया। एनटीपीसी के अध्यक्ष का नाम क्या है, चेयरमैन का नाम क्या है? तो आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, गुरदीप सिंह। चेयरमैन का आपको नाम याद रखना है दोस्तों, गुरदीप सिंह इनका नाम है, जो वर्तमान में चेयरमैन ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लाइक एनटीपीसी। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन कर रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हमारा जो दोस्तों बांग्लादेश है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव के कौन से एडिशन का शुभारंभ किया, कौन से संस्करण की इसने मेजबानी की है? तो आपको याद रखना है अब की बार इसने दोस्तों 10वें संस्करण की मेजबानी की है। कब से कब तक? तो याद रखना 5 से लेके 8 जनवरी 2023 तक इसकी मेजबानी की गई 10वें संस्करण की। किस स्थान पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। हमारा भारत भी दोस्तों यहाँ पर पहुंचा था मुख्य तौर पर। लेकिन अगर 10वां संस्करण अभी मनाया गया तो पहला संस्करण कब मनाया गया था? कुल मिला के बात यह, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों 2011 में हुई थी, अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क या फिर अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दूसरा देश कौन सा बन चुका है? एशिया का पहला बना है और दुनिया का दूसरा बना है। तो एशिया का पहला चाइना और दुनिया का पहला जर्मनी, दुनिया का दूसरा आपका चीन। उसके बाद अब फिर आपका बन गया एक नया देश जिसका नाम आप लोग जापान दोस्तों याद रखोगे। हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन चुका है? हमने आपको संडे को पढ़ाया था यूरोपियन दोस्तों यूनियन के बारे में, जिसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। यूरोपियन यूनियन में जो विभिन्न प्रकार के 27 देश हैं, इन 27 देशों में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास दोस्तों यूरो करेंसी है। जिनके पास यूरो करेंसी है उन देशों को यूरो जोन, उन देशों को दोस्तों याद रखना यूरो जोन देश के नाम से जानते हैं। यूरो जोन का मतलब उनके पास करेंसी है। तो 19 देश दोस्तों कंप्लीट थे। 19 में से अब यहाँ पर पूछा गया कि अब दोस्तों यहाँ पर 20वां देश एक और बन चुका है। वो 20वां देश कौन सा है? उस देश का नाम दोस्तों क्रोएशिया है। क्रोएशिया की करेंसी का नाम कोना था और क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन में शामिल था। तो क्रोएशिया ने अब क्या किया, कोना जो करेंसी थी इसको हटाकर याद रखना यूरो को अपनाकर, और ये 20वें देश के रूप में यूरो जोन के अंदर शामिल हो चुका है। ये आपसे कुल मिला के क्वेश्चन था, जो इतने से ज्यादा क्वेश्चन आपका कुछ भी इसमें नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, निम्नलिखित में से अब कितने ऐसे देश बचे जिनके पास, जो यूरो जोन में शामिल नहीं है? 7 देश दोस्तों बचे हैं जिनके पास, जो क्या है, जिनके पास करेंसी नहीं है यूरो, और वो यूरो जोन में शामिल नहीं होना चाहते अभी, लेकिन क्रोएशिया हो चुका है। उन 7 देशों के नाम क्या है? चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे फिनलैंड, चाहे डेनमार्क हो या बुल्गारिया हो। इसके साथ 5 और अन्य देश हैं। हमने आपको ये क्वेश्चन, आज संडे था ना, तो हमने आपको सैटरडे को सुबह 5 बजे वाली क्लास जो थी उसमें स्ट्रेटेजी की जो पढ़ाई थी उसमें आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, और एप्लीकेशन पे भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुखाश्रय मुख्यमंत्री सहायता कोष का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ क्यों किया गया? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो याद रखना, इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा दोस्तों किया गया है, सहायता इत्यादि करने के लिए। ठीक है। हाल ही में 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन चुका है? 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला राज्य आपका हैदराबाद बन चुका है। और सीवरेज को दोस्तों रोबोट से साफ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? भारत का राज्य केरल बन चुका है। उस रोबोट का सर नाम क्या है? उस रोबोट का नाम बंदीकूट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे रोड देखे होंगे अपने गांव में या शहरों में, आपने रोड देखे होंगे, यहाँ घर बने होते हैं, ये रोड आपका बीच से जा रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सीवरेज होता है, यहाँ पर ढक्कन भी लगे होते हैं जिसके अंदर नाली बहती है, बहुत सारा कूड़ा कचरा बहता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मुंह में कपड़ा बांधकर और उनको पूरा का पूरा इस नाली में दोस्तों डाल दिया जाता है। और नाली बल्कि ऊपर तक भरी होती है, तभी तो उनको डाला जाता है ताकि ये सफाई कर पाए। आप सोच के देखो उस व्यक्ति की हालत क्या होती होगी, है ना।
तो इसलिए भारत का केरल ऐसा राज्य बना जिसने बंदीकूट एक प्रकार के रोबोटिक्स मशीन का शुभारंभ किया, और बंदीकूट क्या करेगा, इन सीवरेज को खुद साफ कर पाएगा। इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन था। यहाँ पर दोस्तों 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला जो राज्य बन चुका है वो हैदराबाद, मतलब तेलंगाना का शहर हैदराबाद बन चुका है। ठीक है। और भारत के अंदर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवरेज कनेक्शन योजना का शुभारंभ किसने किया, तो याद रखना मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना का शुभारंभ दिल्ली के द्वारा किया गया। हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, कौन बने हैं, विनय प्रकाश सिंह जी का आपको नाम दोस्तों याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, विनय प्रकाश सिंह दोस्तों आपको नाम याद रखना है। और एक देखो एक और क्वेश्चन हम आपको बताएं, ये जो सीवरेज वाला आपने मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ा, इसमें एक बात याद रखना, ये किसके अंडर आता है दोस्तों, ये आपके नगर पालिकाओं के अंडर आता है। सीवरेज का जो सिस्टम है वो किसके अंदर आता है, याद रखना नगर पालिकाओं। ठीक है, नगर पालिकाओं के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा सीवरेज सिस्टम। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, सीवरेज जो सिस्टम है ये आपको कहां देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना ये आपको 12वीं अनुसूची के अंदर देखने के लिए मिलता है। संविधान में पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, उसके बाद 12 हो गई, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया नगर पालिकाओं के लिए। 12वीं अनुसूची को दोस्तों याद रखना 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ दिया गया था, जिस 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका के पास में 12वीं अनुसूची के तहत कुल कितने विषय हैं, तो नगर पालिका के पास याद रखना कुल विषयों की संख्या 18 हो जाती है। कुल विषयों की संख्या कितनी हो जाती है, तो कुल विषयों की संख्या याद रखना दोस्तों 18 हो जाती है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपके लिए। 74वें संविधान संशोधन में याद रखना जिसके साथ 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में ये हो गया। हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है, तो इस योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो इस योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार यानी कि आपके शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया था। 41, किस दिन प्रत्येक वर्ष रक्षा के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता होगा छोटे छोटे दोस्तों बच्चे होते हैं, है ना, और युद्ध वगैरह में उनके जो अभिभावक होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन बच्चों को सहारा देने के लिए और विश्व अनाथ दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा रक्षा के लिए। यह युद्ध अनाथ दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। यह दिवस याद रखना प्रत्येक वर्ष आपका 6 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। क्लियर है। आपने नाम सुना होगा सिंधु ताई सपकाल, उनका भी निधन रिसेंटली हो गया, वो इन्हीं से रिलेटेड थी। हाल में भारत में राज्य मंत्रियों का अखिल भारतीय जल सम्मेलन किस स्थान पर शुरू किया गया है, याद रखना ये आपके भोपाल में दोस्तों शुरू किया गया है। इसका विषय क्या था, @2047। हाल ही में किसने अद्भुत डोडा अभियान के अंतर्गत प्रशासन ने, देखो डोडा अभियान के अंतर्गत किया क्या गया है, प्रशासन ने एक पुस्तकालय की शुरुआत की है डोडा अभियान के तहत। डोडा अभियान के तहत हर प्रकार से की डिजिटल सहायता से लोगों को लैस किया जाएगा। तो डोडा अभियान कहां का था, ये याद रखना आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था डोडा अभियान। नेक्स्ट अगला आ जाओ, अगला है 44, किस राज्य से संबंधित सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना में निवेश को मंजूरी दे दी गई है। सुन्नी बांध याद रखना ये आपके हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बनाया जा रहा है। ये परियोजना कुल कितने मेगावाट की है, 382 मेगावाट की दोस्तों आपकी ये परियोजना बन जाती है, सिंधु बांध परियोजना, सुन्नी जल विद्युत परियोजना। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसके तहत कुल कितने रुपए, 614 करोड़ रुपए को मंजूरी भी दे दी गई है। इसको किस नदी पर, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी वहां पर एक ही जिसका नाम दोस्तों सतलुज नदी है। और इसी सतलुज नदी पर आपको याद रखना है लुहुरी, याद रखना लुहुरी स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 310 मेगावाट का है, वो भी आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट है 44,
किस ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों कर दिया गया है? तो ये कहां पर स्थित है, किसके नाम पर है? तो याद रखना ये दिवंगत आपके मोपा एयरपोर्ट, मनोहर पारिकर कर दिया गया। मोपा एयरपोर्ट का दोस्तों नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी नदियों में आधुनिक क्रूज जहाज सेवा से संबंधित भारत का राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर आपको याद रखना है, वो राज्य आपका दोस्तों असम हो जाता है। आधुनिक क्रूज जहाज सेवा से संबंधित भारत का राज्य कौन सा है? तो आंसर आपको याद रखना है, वो राज्य आपका असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक को बनाया जा रहा है? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के ग्लासगो? अब ये ग्लासगो शहर कहां पर है? ये वही ग्लासगो है जहां पर दोस्तों एक मूवी है तेज, है ना, अजय देवगन की मूवी है, और इस तेज मूवी में ग्लासगो शहर का जिक्र किया गया, ग्लासगो एक्सप्रेस का। तो ट्रेन से रिलेटेड वो मूवी है। तो जो ग्लासगो शहर है वो याद रखना आपके स्कॉटलैंड से रिलेटेड है। कहां से है? स्कॉटलैंड से रिलेटेड है, और स्कॉटलैंड ब्रिटिश आयरिश के अंतर्गत पड़ता है। ये वही स्कॉटलैंड दोस्तों जहां पर वर्तमान में किसका शुभारंभ किया गया था? कॉप 27 को होस्ट किया। कॉप 27 को क्यों, कॉप 26 को होस्ट किया गया था। कॉप 26 को ग्लासगो शहर में होस्ट किया गया था। कॉप 27 को इजिप्ट के अंदर होस्ट किया गया था, अभी इजिप्ट के शर्म अल एक शहर में, और 2022 में किया गया था यहाँ पर। 23 में याद रखना दोस्तों आपके यूएई की द्वारा होस्ट किया जाएगा कॉप को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना? भारत का पहला राज्य याद रखना आपके दोस्तों उड़ीसा बन चुका है। पुराने वाहनों से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अगला आ जाओ, किस राज्य सरकार के द्वारा वर्ष के अंत का प्रतीक के रूप में गणनगाई उत्सव, गणनगाई उत्सव भारत का कौन सा राज्य मनाता है? गणनगाई उत्सव याद रखना एक दोस्तों समुदाय है, जिस समुदाय का नाम है जेलिया ग्रोंग। उस समुदाय का नाम है जेलिया ग्रोंग समुदाय, और जेलिया ग्रोंग समुदाय का संबंध आपके मणिपुर से है। तो याद रखना आपको, क्वेश्चन का आंसर भी आपका मणिपुर हो जाएगा। मतलब गणनगाई फेस्टिवल मणिपुर के समुदाय जेलिया ग्रोंग की द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकार के दोस्तों फेस्टिवल है, जो फसल के कटाई के बाद तुरंत बाद मनाया जाता है। इसी प्रकार से मणिपुर के अंदर एमोई एर्टा फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल, अमोर फाल्कन फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, निनगोल चकबोवा फेस्टिवल, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल, लुई नगाई नी फेस्टिवल, सिरुई लिली फेस्टिवल। ये सारे के सारे महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है? आपको आंसर याद रखना है, मणिपुर राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने दीदिर सुरक्षा कवच, आपने नाम सुना होगा दीदिर, और एक शब्द यहाँ पर दीदिर, तो दीदी का संबंध पश्चिम बंगाल ममता मुखर्जी से है। खत्म क्वेश्चन। हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नामक विमोचित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल में दोस्तों एक पुस्तक का विमोचन किया गया, पुस्तक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ, ठीक है, नामक पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्वेश्चन का आंसर क्या याद रखोगे? राखी कपूर, शशि थरूर, जीवेश नंदन, या आपकी अरित्रा बनर्जी। इस पुस्तक को आपको याद रखना है, शशि थरूर के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया? लिखा गया है। शशि थरूर जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन के लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला ले लिया है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य जिसने राजस्व पुलिस को खत्म करने का दोस्तों फैसला ले लिया है? अगर आपसे बात पूछी जाए ये राजस्व पुलिस होती क्या है, तो याद रखना राजस्व पुलिस का मतलब है कि पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार जैसे कर्मचारी और अधिकारी ही यहाँ रेवेन्यू वसूली के साथ साथ पुलिस का काम भी करते थे। तो ध्यान रखो, यहाँ पर खुद की पुलिस थी ही नहीं राज्य की, यहाँ पर पटवारी जो होते हैं, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारी और प्लस अधिकारी, ये ही सभी लोग दोस्तों पैसे इत्यादि वसूलने का काम इनका था। मतलब जो इनके काम है, लेखपाल के ये लोग इस काम को करते थे, और साथ साथ में पुलिस का काम भी करते थे। किस राज्य में सिस्टम था? ये आपके उत्तराखंड के अंदर दोस्तों सिस्टम था। ये सिस्टम कहाँ था? ये सिस्टम आपके दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड था। और अब हुआ क्या है, अब उत्तराखंड सरकार ने क्या कर दिया, इस याद रखना
राजस्व पुलिस को समाप्त करके क्या कर दिया, खुद की नई पुलिस इंप्लीमेंट करने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत रोजगार भी बढ़ेगा और चीजें भी दोस्तों सही समझ में आएंगी। क्लियर है? चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बॉन के साथ 36वीं बैठक का शुभारंभ किया था? इमैनुअल जो बॉन है किस देश के क्या बन जाते हैं दोस्तों, किस देश के सलाहकार बन जाते हैं, किस देश के राजनयिक सलाहकार बन जाते हैं? इमैनुअल बॉन दोस्तों इनका नाम था। इमैनुअल ब्रॉन इनका नाम था। इमैनुअल जो नाम है दोस्तों याद रखना वो फ्रांस से रिलेटेड है, तो आंसर जो होगा वो आपका दोस्तों फ्रांस एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन, और उसी से याद रखना इमैनुअल बॉन यहाँ के राजनीतिक सलाहकार है। 36वीं बैठक इनके साथ मोदी जी ने की थी। किस राज्य ने जैन धर्म के पवित्र स्थल समेत शिखरजी में सभी तरीके का पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी? आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भैया किस धर्म से संबंधित है, याद रखना समेत शिखरजी, बस इतना पूछेगा। पवित्र स्थल तो याद रखना ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ये स्टडी जीके आपकी हो जाती है। और याद रखना क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, याद रखना वो आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड में क्या किया गया, सभी पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पता क्या है, जैन धर्म को अल्पसंख्यकों में कब शामिल किया गया? जैन धर्मों को दोस्तों याद रखना अल्पसंख्यक के जो 5 समुदाय हैं उसमें से 5 के बाद 6वां समुदाय धर्म जो जोड़ा गया, उस धर्म का नाम क्या है आपको याद रखना है, उस धर्म का नाम हो जाता है आपका जैन धर्म। इसको 2014 में क्या किया गया, ऐड किया गया है। क्लियर? हाल ही में कैसे कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए असम वैभव पुरस्कार दिया गया? असम वैभव पुरस्कार निम्नलिखित में से आपको याद रखना है डॉक्टर तपन सैकैया को दोस्तों दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर तपन सैकैया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हेरिटेज लाइंस पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत का लक्ष्य कितना रखा है? कुल याद रखना किस वर्ष तक हम लोग कर लेंगे, 2023 तक हम लोग क्या करेंगे, हेरिटेज लाइंस पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का शुभारंभ कर देंगे। हेरिटेज लाइन का मतलब क्या होता है, जहां पर आप टूरिज्म इत्यादि के लिए घूमने जाते हो, वो वाली ट्रेन, छोटी छोटी बड़ी बड़ी ट्रेन होती है ना, वहां पर। नेक्स्ट, हाल ही में किस नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षण में पक्षियों की कुल प्रजातियों की संख्या 175 दोस्तों पाई गई है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के अंदर इनको पाया गया है। 57, निम्नलिखित में से किस बैंक में जेसन मू को बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो नाम भाई का याद रखना, बैंक ऑफ सिंगापुर। कहां पर नियुक्त किया गया भाई को? बैंक ऑफ सिंगापुर में। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने क्या किया है, किस स्थान पर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर शब्द आ गया पूर्वोत्तर, मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तराखंड शामिल नहीं, ये तो पहले हट गया। अब आ जाओ 3 राज्यों में। तो हुआ क्या है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का शुभारंभ हुआ, और कृषि की अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मेघालय, तो आंसर क्वेश्चन का मेघालय हो जाएगा। हाल ही में किस शहर ने फेम इंडिया योजना के समर्थन के साथ 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया? दिल्ली ने। फेम इंडिया जो अभियान है दोस्तों, फेम इंडिया जो अभियान है, इसके प्रथम चरण का जो शुभारंभ हुआ था, प्रथम फेज का शुभारंभ जो हुआ था 1 अप्रैल 2015 में। इसका जो द्वितीय चरण था 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया था, जिसके तहत 5 साल के अभियान, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत के अंदर बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, हाल ही में किस राज्य के प्रदेश एम रिल्टन कप जीत कर भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों बन चुके हैं? तो कहां के रहने वाले हैं? प्रदेश एम, याद रखना ये आपके तमिलनाडु के दोस्तों रहने वाले हैं। इस प्रकार से आपके ये ग्रैंड मास्टर थे, ये आपके सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कवर पूरे के पूरे करवा दिए हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है मेरे भाई कि 17 और 18 हमने आपसे 2 दिन मांगे हैं, 17 की सुबह और एक 18 की सुबह। ठीक है, ये 2 दिन की जो करंट अफेयर होगी ये हम आपको डेली करंट अफेयर 19 तारीख को पढ़ाएंगे आके, क्योंकि हम अवेलेबल नहीं है इन 2 दिनों में। आप लोग जानते हो, इस क्लास के बारे में भी आपको बता दिया हमने। तो यही फर्स्ट क्लास आपकी हो जाएगी
बाकी आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। ऐप पे जो स्टूडेंट है वो परेशान ना हो, उनकी क्लास हम लेके जाएंगे। 17 को आपके पास एरर रहेगी, अदरवाइज आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, ठीक है। 17 18 क्लास यूट्यूब पे होगी, ऐसा नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन जैसे ये हुई है ऐसी होगी। हम अवेलेबल नहीं होंगे, बस बात ये है, लाइक रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। तो बस परेशान मत होना, 19 तारीख को हम लोग वापस क्लास को फिर से कवर कर लेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं, मेडिसिन लेने के लिए जाना है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह समझ ना आया हो, ठीक है, कोई बात हुई हो, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, याद रखना। एक बात और याद रखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी हाल में एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज आई थी। ये बात आपकी 9 मई की है ना। 9 मई की ये बात है, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज आई थी। इसमें टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड के लिए आप लोग याद रखना एग्जाम पर लाया है निर्माण बैच आप सभी लोगों के लिए। निर्माण बैच जो है वो आपके लिए 11 दोस्तों 49 में इस बैच को लॉन्च किया गया है। 11 49 में इस बैच को लॉन्च किया गया, और इस बैच को अगर आप हाल ही में परचेस करते हो, ये बैच आपको CHSL 60 कोड का आप लोग प्रयोग करोगे, 6CHSL 40 कोड का प्रयोग करोगे, ये बैच आपको 40% डिस्काउंट पर 690 में दे दिया जाएगा। इस बैच में आप टीयर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की तैयारी कर पाओगे। ये बैच 15 मई से स्टार्ट है। ये बैच की जो पहली क्लास हुई है ये 15 मई से दोस्तों, यानी कि मंडे, ठीक है। तो 15 मई से आपका ये बैच आपका स्टार्ट है, ये भी आपको बात याद रखनी है। ऑफर सीमित समय के लिए है, ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है, तो आप अपनी सुलभता के अनुसार इस बैच को परचेज कर सकते हो फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन एसएससी सीएचएसएल। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड नोट्स लेना चाहते हो तो एसएससी सीएचएसएल के हैंड रिटेड नोट्स, हार्ड नोट्स आपको 1999 में दोस्तों लॉन्च किए गए हैं। लेकिन अगर आप इनको भी अभी परचेस करते हो तो CHSL 50 कोड का यूज करके 50% के डिस्काउंट पर आप इनको परचेस कर सकते हो। और याद रखना 50% डिस्काउंट पर ये बैच आपको 999 में दे दिया जाएगा। 1000 की छूट चल रही है सिर्फ 999 में। ये थी क्लास का मतलब पूरा मेथड। कोई दिक्कत परेशानी इस पे आप कॉल यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और बस ये आपका सेशन था। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो भाई कमेंट कर देना, ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आप लोग, ऐप पे तो खैर वो अवेलेबल होता नहीं है, यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो। ठीक है, भाई कोई दिक्कत परेशानी हो बताओ, और होप सो दिक्कत आपको हो ना। बाकी सब बढ़िया है, लाइट चली गई है। चलिए फिलहाल में दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे आपके सामने कल सुबह मॉर्निंग में फिर से 5 बजे एसएससी एग्जाम पर ऐसे एक सेशन के साथ में। फिर 19 तारीख से आप लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर को कवर करना स्टार्ट कर दोगे। ये 2 दिन जो छूट जाएंगे आपके, इन 2 दिन के क्वेश्चंस भी आप लोग मेरे साथ कवर कर लोगे। इन 2 दिन के लिए क्षमा प्रार्थी। फिलहाल में दोस्तों आपसे मिलेंगे परसों कल ऑन टाइम पर सुबह 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत।